all of you at first note down the heading. The first topic of today's class, it is experimental verification of Ohm's law. Experimental verification of Ohm's law. Ohm's law क्या है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, that V proportional to I at constant temperature. At constant temperature. तो हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली, ओके, और दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाना है हम लोगों को. फॉर दैट वी नीड टू अरेंज अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूं, उसको ट्राई करना समझने का. यू नीड a fixed resistor for this. You need a fixed resistor. सर्किट आप साथ साथ ड्रॉ करते रहना. एक आपको फिक्स्ड रेजिस्टर चाहिए, मतलब एक रेजिस्टर चाहिए जिसमें फिक्स रेजिस्टेंस होगा. Then you will have to connect an emitter, a source of electric current, जो कि एक सेल या बैटरी या फिर लैब में बैटरी एलिमिनेटर नाम का एक डिवाइस भी यूज होता है. ओके, आइदर सेल और बैटरी एलिमिनेटर. यू नीड अ प्लग की. फिर आपको एक डिवाइस यूज करना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. And that rheostat is connected to that fixed resistance, और एक voltmeter in parallel combination across the two ends of the resistor. Emitter कनेक्ट करते वक्त ऑलवेज ध्यान देना कि एमीटर का पॉजिटिव सोर्स का पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, एमीटर का नेगेटिव सोर्स के नेगेटिव की तरफ होना चाहिए. देन वोल्टमीटर का केस में सेम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दिस इज बैटरी, ये की, दिस वन इज रियोस्टेट, एंड दिस इज द अरेंजमेंट. For experimental verification of Ohm's law, there is need of this particular arrangement. आपको एक सर्किट बनाना होगा ये डिवाइसेस लेके. उसके बाद आपको एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग लेना है और इसमें करंट पास करना अलाउ करना होगा. You have to close the key and then current will pass. As current passes, you have to note down एमीटर रीडिंग एंड वोल्टमीटर रीडिंग. तो कैसे रीडिंग लिया जाता है, कैसे नोट डाउन करना है, वो मैं बताता हूं आपको. मैं प्रोबेबल वैल्यूज लूंगा. यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे कोई, तो मैं जस्ट एक आइडिया देने वाला हूं आपको कि कैसे V और I रिलेट करने वाला है. आई विल प्लॉट V and I, that means voltage reading and current reading. Voltage reading and current reading. So अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रियोस्टेट जो है, रियोस्टेट का ये मूवेबल पार्ट को क्या बोला जाता है, अगर मैं आपको पूछता हूं. एनीवन? लास्ट क्लास मैंने आपको पिक्चर्स के साथ रियोस्टेट दिखाया था और इसमें बोला था एक मूवेबल पार्ट होता है. What is the sliding part होता है? That part is called what? Jockey. Good, jockey. So that jockey is movable.
अगर आपको ये वाला सर्किट दिखाई दे रहा है ठीक से, रियोस्टेट में जिगजैग लाइन सर्किट में ज्यादा इंक्लूडेड है या कम इंक्लूडेड है अभी का केस में? ये जॉकी को मूव कर सकते हैं ना हम लोग, तो जॉकी को हम लोग अगर इधर रखते हैं तो मैं सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूं या कम रेजिस्टेंस? ये जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? रेजिस्टेंस। अगर आप ज्यादा जिगजैग लाइन सर्किट में रखोगे दैट मींस मोर रेजिस्टेंस, और अगर कम रखोगे दैट मींस लो रेजिस्टेंस। अभी क्या लग रहा है आपको? लो लो अभी ये सिचुएशन में सर्किट के अंदर ज्यादा कॉइल है या कम कॉइल है? सर ज्यादा ज्यादा कॉइल होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो ये वाला जो डायग्राम अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस कम हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? जॉकी को शिफ्ट कर सकता हूं इधर। अभी रेजिस्टेंस सर्किट का ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। कम। तो इस तरह हम लोग सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि नहीं? बाय यूजिंग रियोस्टेट, बाय मूविंग द जॉकी ऑफ द रियोस्टेट वी कैन चेंज व्हाट? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज होगा, और ओम्स लॉ में ये बोला हुआ कि करंट चेंज होने से वोल्टेज भी अफेक्टेड होगा। तो हम लोग यही तो देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम लोग करंट चेंज करेंगे, करंट से वोल्टेज में क्या चेंजेस होता है दैट वी विल नोट डाउन, और फिर हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि सच में V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। हैव यू अंडरस्टूड? चीज समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हाँ सर। ओके, तो हम लोग अब रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। सब आप ये समझो कि आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो, और आपको एमीटर से क्या चीज का रीडिंग मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट का रीडिंग मिलेगा। वोल्टमीटर से क्या चीज का रीडिंग मिलेगा? वोल्टेज। वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ओके, नाउ क्या करना आपको? यू हैव टू क्लोज द प्लग की। जैसे ही आप प्लग की क्लोज करोगे करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, करंट फ्लो का डायरेक्शन सर्किट में किधर लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही हम लोग प्लग की क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा, और इमीडिएटली आपको एमीटर से करंट का रीडिंग और वोल्टमीटर से वोल्टेज का रीडिंग नोट डाउन करना है। ठीक है, जब आपने स्विच ऑन यानी प्लग की क्लोज नहीं किया था तो वोल्टमीटर में रीडिंग दिखाएगा क्या? 0, और एमीटर में रीडिंग दिखाएगा 0। लेकिन आपने स्विच ऑन करने के बाद देखा, सपोज वोल्टेज दिखा रहा है 2 वोल्ट और करंट दिखा रहा है 1 एम्पियर। ओके, इमीडिएटली आप क्या करोगे? रीडिंग लेने के इमीडिएट बाद आप प्लग की को वापस ओपन कर दोगे। प्लग की ओपन करने से करंट फ्लो बंद हो जाएगा, लेकिन मैं ये एरो मार्क्स रख रहा हूं बार बार ड्रॉ करने से अच्छा, लेकिन आप समझ जाना प्लग की मैंने ओपन कर दिया दैट मींस करंट फ्लो बंद हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। तो एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग वापस क्या हो जाएगा? हम लोगों ने अभी रीडिंग ले लिया। ठीक है, रीडिंग ले लिया। अब मैंने प्लग की को क्या कर दिया? ओपन। प्लग की ओपन कर दिया तो वापस एमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा? 0। 0। अभी मैंने रियोस्टेट को किस पोजीशन में रखा था? मिनिमम रेजिस्टेंस या मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला पोजीशन में? मिनिमम। अब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ की हम लोगों ने। हम लोग पहले फर्स्ट केस में सपोज रेजिस्टेंस मैक्सिमम रख रहे हैं हम लोग। ये पहला रीडिंग में रेजिस्टेंस मैक्सिमम रख रहे हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रीडिंग दिखाना चाहता था, गलती से उधर ले लिया मैंने। आप ये मान लो कि पहला रीडिंग हम लोग को इस पोजीशन के लिए मिला है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम रेजिस्टेंस? मैक्सिमम। ठीक है, आप ये मान लो पहला रीडिंग हम लोग को मिला मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। अब हम क्या करेगा? धीरे से जॉकी को मूव करेगा और रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देगा। रेजिस्टेंस कम करने से क्या लगता है आपको? करंट रीडिंग ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा।
ज्यादा। रहेगा। अच्छा, मैंने ये पहला रीडिंग लेने के बाद ऑफ क्यों किया, समझ में आया आपको? पहला रीडिंग लेने के बाद मैंने प्लग की को ओपन किया, उसका रीजन समझ में आता है आपको क्यों किया? हम लोग तो उसको ऑन रख के भी, प्लग की को क्लोज रख के भी रियोस्टेट को अगर मूव करता तब भी हम लोग को एमीटर वोल्टमीटर रीडिंग मिल जाता। ऑफ करने का रीजन क्या है, इफ आई आस्क यू? Comparison. नहीं, पहला रीडिंग लेने के बाद नोट डाउन करने तक थोड़ा टाइम लग सकता है कि नहीं? अगर टाइम लगा तो क्या होगा कि करंट से जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो। आप किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाते हो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड दैट हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आप ज्यादा टाइम तक अगर प्लग की ऑन रखोगे तो सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं? यस और नो? यस यस। अगर सर्किट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ प्रूव कर सकेंगे हम लोग, वेरीफाई कर पाएंगे क्या? नहीं सर। क्योंकि ओम्स लॉ वैलिड होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आया समझ में? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एवरी टाइम जब हम लोग एमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग लेंगे ईच टाइम, तो हर बार हम लोग को क्या करना, आफ्टर टेकिंग द रीडिंग हम लोग को सर्किट को क्या करना है, ओपन करना है। सो मैं सेकेंड रीडिंग लेने के लिए सर्किट को रेडी कर चुका हूं। नाउ प्लग की इज क्लोज्ड, प्लग की इज क्लोज्ड। जैसे ही क्लोज करूंगा मुझे एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग मिलेगा, उनको नोट डाउन किया मैंने। सपोज करंट का रीडिंग मिल रहा है मुझे 2 एम्पियर और वोल्टेज मिलना चाहिए कितना, 4 वोल्ट। इसी तरह मैं वापस रीडिंग लूंगा, थोड़ा सा क्या कर दूंगा मैं, रेजिस्टेंस और कम कर दूंगा बाय स्लाइडिंग द जॉकी। रेजिस्टेंस और कम कर दिया, करंट इंक्रीज हो गया, लेट इट बी 3 एम्पियर और यहां मिल रहा है मुझे 6 वोल्ट। इसी तरह मैं इसको कंटिन्यूअस रखूंगा। देन 4 एम्पियर में सपोज मिला मुझे 8 वोल्ट, देन 5 एम्पियर में सपोज मिला मुझे 10 वोल्ट। ऐसा मिलना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट और आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, लूज फिटिंग की वजह से भी रॉन्ग रीडिंग आ जाता है। फिटिंग अगर लूज होगा, आपने एमीटर वोल्टमीटर कनेक्ट करते वक्त वायरिंग ठीक से टाइट नहीं किया, तब भी रीडिंग रॉन्ग आता है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जितना भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करोगे उनको आप ठीक से कनेक्ट करना आपको। ओके, अब ये डेटा देखने के बाद, V और I का डेटा देखने के बाद आपको क्या लगता है? ये डेटा देखने के बाद लगता है क्या ये रिलेशन सही है? As I is increasing, V is increasing, or we can say as V is increasing, I is increasing। बोल सकते हैं कि नहीं टेबल से? यस। ओके, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसा ही रीडिंग आएगा आपके, जैसे जैसे V इंक्रीज होगा वैसे वैसे I इंक्रीज होगा। ओके, सो इससे ये वेरीफाई होता है कि नहीं दैट V प्रोपोर्शनल टू I? Yes, sir. और हम लोगों ने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा है। कैसे रखा टेम्परेचर कांस्टेंट? उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया? शॉर्ट सर्किट ऑफ कर दिया। सर्किट हर बार रीडिंग लेने के इमीडिएट बाद सर्किट को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इन V और I का डेटा इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अगर मैं V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करता हूं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लेता हूं y एक्सिस में और करंट को मैं लेता हूं x एक्सिस में, ये ओरिजिन। इन दैट केस इन डेटा से अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो जो ग्राफ मुझे मिलने वाला है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा ग्राफ आपको क्या समझाता है? ये ग्राफ ही आपको समझाता है एज V is increasing, I is also increasing. As V is increasing, I is also increasing. That means V is proportional to I. Okay. अब आपको एक और बात समझाता हूं मैं। ये जो VI ग्राफ है वो उसका नेचर आपको पता चल गया। अगर कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसके लिए VI ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मैं चाहता हूं कि ग्राफ से कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्लास 9 में मोशन चैप्टर में आपको याद है, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन ग्राफ से आप
स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग वीआई ग्राफ से क्या कैलकुलेट करने का बात करेंगे? वीआई ग्राफ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? Resistance. रेजिस्टेंस। वीआई ग्राफ से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वीआई ग्राफ से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक पॉइंट P सिलेक्ट किया, P से परपेंडिकुलर PQ ऑन विच एक्सिस? PQ on which axis? PQ perpendicular x axis and PR perpendicular on which axis? Y axis. Y axis. ओके, तो ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको OPQ। Yes, sir. OPQ राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, Yes, sir. और ये उसका राइट एंगल है कि नहीं? आपको अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए यहाँ पे, और ये थीटा है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में ये एंगल मान सकते हैं हम लोग। इसका ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ऑलवेज ये एंगल थीटा का ऑपोजिट साइड को क्या लेना है आपको? परपेंडिकुलर। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री मिला है क्या? ट्रिगोनोमेट्री आपको मिला है अभी मैथ्स में? सर मिलेगा। मिलेगा, लेकिन मैं आपको उसका एक बात बता देता हूं। आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप। तो अगर आपको बोला जाए वीआई ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, अगर आपको बोला जाए वीआई ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप बता सकते हो मुझे OPQ में? पर ओपी by OQ. OPQ में स्लोप क्या होना चाहिए? अगर स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, टेन थीटा का मतलब P बाई बी होता है, इन दैट केस PQ by OQ. Q by OQ. good, PQ by OQ. PQ is the perpendicular here and PQ by OQ. So PQ by OQ can we write here? क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? PQ के जगह पे OR लिख सकते हैं, OR by OQ. Can we write? Because PR is the perpendicular on which axis? Y axis. आया समझ में? Yes, sir. तो अगर आपको बोला जाए VI ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? Slope of the graph. स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया? क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा? P बाई बी। हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोगों ने R एक रेजिस्टर यूज किया जिसका रेजिस्टेंस क्या लिया हम लोगों ने? हाँ, एक रेजिस्टर यूज किया, उसका रेजिस्टेंस R था कि नहीं? Yes, sir. और ओम्स लॉ ये बताता है कि नहीं कि R इज अ कांस्टेंट? हाँ या ना? हाँ, sir. यस तो R कांस्टेंट है, वो भी तो दिखाना है हम लोग को। तो अगर मैं बोलता हूँ सब जगह R कैलकुलेट करके दिखाओ, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है कि नहीं फ्रॉम ओम्स लॉ? Yes, sir. तो जब करंट फ्लो हो रहा है उस केस में यहाँ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2. 2. कैसे? Sir, 2 volt by 1 ampere. मैं बोल रहा हूँ यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर V by I. V बाई आई। V कितना? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, इट इज व्हाट? 2 ओम। फिर सेकंड में रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2. 2 ohm. फिर रेजिस्टेंस 2 ओम। थर्ड में इधर भी रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 ओम। 2. इधर भी 2 ohm. रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2. 2 2 ओम। ohm. यहाँ भी रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 ओम। 2. तो R तो सेम आ रहा है सब में, दैट मींस R इज कांस्टेंट। हैव यू अंडरस्टूड? यस Yes, sir. समझ में आया? अब ये सेम एक्सपेरिमेंट आपको हायर क्लास में करने दिया जाता है। आपको एक अननोन रेजिस्टेंस अगर यहाँ दे दे, एक ऐसा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट करके आप R का वैल्यू निकाल सकते हो?
आपको यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ जो रेजिस्टेंस sir. यूज किया गया उसका रेजिस्टेंस नहीं बताया और आपको बोल दिया गया कि ये एक रेजिस्टर है, एक्सपेरिमेंट करके इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो आपको ये सेम एक्सपेरिमेंट करके आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, यहाँ 5 बार आर का वैल्यू निकालने का क्या जरूरत पड़ा? एक बार में भी तो 2 ओम आ रहा था। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार में भी तो फर्स्ट टाइम भी 2 ओम आ रहा था, लेकिन 5 बार क्यों? क्योंकि ये तो मैंने एक इमेजिनरी डेटा आपको दिखाया है। एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसा आ सकता है कि पहला रीडिंग आपका 2.01 ओम आ रहा है, दूसरा वाला रीडिंग 1.92 ओम आ रहा है सपोज, ठीक है। तो ऐसे अगर रीडिंग आएगा तो 5 रीडिंग लेने के बाद, 3 रीडिंग लेने के बाद हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। हम लोग एवरेज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सपोज हम लोग 5 टाइम्स रीडिंग लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करके उसका क्या कर लेंगे? एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो एवरेज ही माना जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट गिवन कंडक्टर। आया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट वी आर डिस्कसिंग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वो हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोग उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात किया, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, फिर मैंने आपको उन डेटा से दिखाया कि आर इज कांस्टेंट, फिर मैंने आपको बोला कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रजिस्टर बाय दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? हाँ, sir. हाँ सर। आप एक काम करो, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके ही रख लो, आपने लिखा है तब भी काम आने वाला है, ये कहीं भी कुछ भी मिस Sir. नहीं होना चाहिए। Sir. अब रनील बोलो। Sir, PQOR में कैसे मतलब कन्वर्ट हो गया? ओके, आप अगर ये देखोगे ये ग्राफ, तो PQ एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, कौन सा एक्सिस में? एक्स एक्सिस। PR Yes, एक sir. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सा एक्सिस में? Y एक्सिस। Y. तो PQ और OR ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा कि नहीं? हाँ सर। PQ एक परपेंडिकुलर है, OR भी परपेंडिकुलर था यहाँ पे, हाँ सर। ये तो 90 डिग्री होगा, और हाँ सर। दोनों परपेंडिकुलर, समझ में आया? तो ये हाँ सर। दो ऑपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि PR इज आल्सो व्हाट? परपेंडिकुलर ऑन व्हिच एक्सिस? Y एक्सिस। What? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? हाँ, sir. ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। वहां और थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज करना आपको। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, मैं बता देता हूँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अभी मैंने ट्राई किया आप लोगों को एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो समझाने का। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक VI ग्राफ ड्रॉ करके देता हूं, लाइक दिस इज V वर्सेस I ग्राफ, ओरिजिन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो करंट का रीडिंग हम लोग ले रहे हैं एम्पियर में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग हम लोग वोल्ट में ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं 2 4 6 8 10 12। ओके, तो आपको अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ये एक ड्राइंग में कंप्लीट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो, रफ में थोड़ा जल्दी कर लो आप। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आपको मैं अगर बोलता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जिस रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कोई बता सकता है?
2 उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर 2 2 ऋषित ने बताया और एकदम करेक्ट बताया। आप किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये उतना प्रॉपर स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स ज्वाइन करके दिखा रहा हूं उन पे फोकस करना। 8 के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं 4, ये स्ट्रेट लाइन इमेजिन करना आप, ठीक है। तो ये पॉइंट P सिलेक्ट किया मैंने, P से परपेंडिकुलर यहां ले लेते, ये परपेंडिकुलर मान लेना आप PQ, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर PR। तो आपको अगर बोला जाए यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, आपको अगर बोला जाए यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, तो आप ये ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेना OPQ, और आपको रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा? PQ बाय OQ, एंड वी कैन राइट OR बाय OQ। वी कैन राइट व्हाट? OR बाय OQ। OR का वैल्यू कितना? OR का वैल्यू कितना? आप ग्राफ में देख के बताओ मुझे, OR का वैल्यू कितना? 8 8 ओम। OQ का वैल्यू कितना? 4 एम्पियर। ओके, सो रेजिस्टेंस कितना? सर सॉरी, वो 8 8 वोल्ट वोल्ट 8 वोल्ट। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। 2 ओम। सो इस तरह ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया कि नहीं हम लोगों ने? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? यस सर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके आपको, और फिर आपको बोला जा सकता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे आपको 2 रजिस्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने बोला गया, रजिस्टर A एंड रजिस्टर B। आपको 2 रजिस्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने बोला गया, रजिस्टर A एंड रजिस्टर B। एक्सपेरिमेंट करके ये रजिस्टर B, अब आप वो जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? कैन यू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर्स बाय डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट? यस सर पता लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या दोनों का रेजिस्टेंस पता चल गया, और आपने VI ग्राफ प्लॉट किया, एक ही साथ दोनों के लिए ग्राफ को प्लॉट कर दिया आपने, दोनों का कोऑर्डिनेट्स को एक ही में आपने प्लॉट करने का कोशिश किया। तो उससे आपको क्या मिला देखना। दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग था, तो आपको दोनों अलग अलग स्लोप में मिलेंगे। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ ये B के लिए और ये A के लिए। आपको अगर बोला जाए रेजिस्टेंस ऑफ B इज RB, रेजिस्टेंस ऑफ A इज RA, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बी का। A और B? B B का रेजिस्टेंस ज्यादा, वो आपको यहां से पता चल सकता है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, करंट एक्सिस, आप देख लेना ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसका ज्यादा आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस? करंट एक्सिस। विथ रेस्पेक्ट टू करंट एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन A का और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन B का विथ रेस्पेक्ट टू करंट एक्सिस, किसका ज्यादा? B ना? तो कौन सा ज्यादा स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, A और B? B. So can we write resistance of B is greater than resistance of A? यस सर आया समझ में? Resistance of B is greater than the resistance of A. Have you understood? Yes, sir. अब हम लोग, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये एकदम डीप क्लासेस है, आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ सर हाँ, तो लेकिन समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके। अब मैं VI ग्राफ में मैंने क्या किया है, इधर
I को ले रहा हूं, इधर V को ले रहा हूं. And for two registers A and B, दो रजिस्टर मैंने लिया A and B और उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, और फिर मैं इनके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. मुझे ऐसा मिला B and A. लेकिन मैंने कुछ चेंजेस यहां पे किया है दैट I को मैं वर्टिकल एक्सिस में रख रहा हूं और V को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रख रहा हूं. तो क्या बता सकते हैं मुझे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, RB या RA? सर आ रहे RA ज्यादा, क्योंकि वो स्लोप हम लोग कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं? Current axis. Current axis. करंट ना. So resistance of A is greater than the resistance of B. Have you understood? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Sir. Yes, Just यस hello. सर. Manindra, have you understood? हाँ sir. Rishit Agarwal, Yes, sir. श्रीदत्त तिवारी, Sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? तिवारी, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर. समझ में आ रहा है? हाँ, जिनको थोड़ा थोड़ा समझ Yes, में sir. आया है, अगर मैं उनको पूछता हूँ Yes, क्या sir. आप ये ग्राफ ऐसा एग्जाम में आ गया, ड्रॉ करके दे दिया, फिर आपको पूछा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए या बी का, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये चीज? हाँ Yes, सर, sir. चलेगा. यस सर. Okay. So have you noted down, have you drawn the graph properly? हाँ सर. Yes, sir. So I am moving to another topic. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट, आज मैंने क्लास का टॉपिक जो रखा था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज सिर्फ मैं फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आपको न्यूमेरिकल कैसा करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूं. वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, रॉ इज इक्वल्स टू, अगर अब पूछा जाए Pranjit Das, if I ask you what is the formula of resistivity? Sir, RA by L. Good. Rho equals to RA by L. तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग ये लिख सकते हैं R equals to rho L by A. Can we write? Can we write? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. अभी इसको rho L by पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा कि नहीं, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो क्या हम लोग आर इक्वल्स टू रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. तो हम लोगों को यहीं पे 3 मॉडिफिकेशन दिख रहा है कि नहीं? पहला क्या, रॉ इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल. दूसरा क्या, अच्छा इसको आर का टर्म्स में लिख देता हूं मैं. अभी 2 मॉडिफिकेशन हम लोग को मिल चुका है. पहला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, रॉ इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल. ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए. फिर हम रॉ इज इक्वल्स टू, फिर गलती किया मैंने, आर के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना था. ओके, आई एम राइटिंग दैट. पहला हम लोग यूज कर सकते हैं आर इज इक्वल्स टू रॉ एल बाई ए. दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं आर इज इक्वल्स टू रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर. अब मैं इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करता हूं. रॉ एल बाई पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर, कैन वी राइट? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं, रॉ एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, कैन वी राइट? Yes, sir.
इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 4 rho L by pi d square कैन बी राइट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मॉडिफिकेशन में R इक्वल्स टू, अगर मैं ये लिखता हूँ रॉन्ग होगा या राइट होगा, rho L by here 4 rho L by pi d square can we write? Can we write this? Yes, sir. Yes, sir. इन सब Yes, सिंबल sir. का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। रॉ रिप्रेजेंट्स व्हाट? रॉ रिप्रेजेंट्स व्हाट? Resistivity. Resistivity. Rho represents resistivity. If I ask you, R represents what? Resistance. Resistance. R represents resistance. अगर मैं पूछता हूँ आपको, L represents what? Length. Length of the conductor. Length of the conductor. If I ask you, A represents what? Area Area of of cross section. cross section. Area of cross section. Okay. Area of cross section. Now R represents what? Small r. Radius. Radius. Radius of area of cross section. If I ask you, D represents what? Diameter. Diameter of cross section. Diameter. D represents diameter. Have you understood everything? यहाँ तक फॉर्मूला मॉडिफिकेशन समझ में आया? हाँ सर। और ये न्यूमेरिकल करते वक्त आपको कुछ कन्वर्शन बहुत रेगुलर करना होगा। न्यूमेरिकल्स में ऐसा कॉम्प्लिकेशंस आएगा ही। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000. 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा? 1 millimeter, anyone? 1 by 1000. Good. 1 by 1000 meter. That means 10 to the power minus 3 meter. 1 by 1000 meter. 1 square millimeter को अगर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power minus 6 स्क्वायर मीटर। ये कन्वर्शंस का रिक्वायरमेंट होगा। ओके। फिर आपको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन ये सब में एक्सप्रेस करना आता है। हाँ अगर सर। आपको मैं बोलता हूँ 0.0003 इसको 10 का पावर में एक्सप्रेस करो और डेसिमल 3 के बाद में लेके आ जाओ, क्या 3 होगा? into 10 to the power minus 4. गुड। 3 into 10 to the power minus 4 होगा। और अगर मैं आपको देता हूँ 1 2 3 4 3000 अगर 30,000 अगर लिख के देता हूँ और बोलता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो क्या लिखोगे? 3 into 3 10 into 10 to the power 4. 3 into 10 to the power 4। अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 divided by 1 2 3000, 3 divided by 3000 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो क्या लिखोगे? 3 into 10 to the power minus 3. 3 into 10 to the power Minus 3. minus 3। 3 into 10 to the power minus 3। तो ये सब थोड़ा बात आपको जानना होगा न्यूमेरिकल करते वक्त। जैसे क्लास 9 में आपने ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल किया होगा स्टार्टिंग का, यूनिवर्सल लॉ का, तो उसमें पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल था कि नहीं? 10 का पावर रिलेटेड। हाँ सर। तो वैसा न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ भी मिलेगा। सो यू जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन। ओके। और एक न्यूमेरिकल में आपको करने दूंगा आज, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले आप नोट डाउन कर लो एंड देन जस्ट रेज योर हैंड फॉर कंफर्मेशन। As you have noted down, all of you, everything from the screen, we can discuss next part। और यहाँ आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल, ये सिंपल ही होगा, ये नहीं होने से आप समझ लेना रेजिस्टिविटी में न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। This simple question you should try to solve it। Question है, calculate the resistance। Calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire। Calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire having radius of cross-sectional area
1 millimeter. Calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire having radius of cross sectional area 1 millimeter. यहाँ पे आपको given है resistivity of copper is given, and it is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. You just try to do the calculation. Try to find out the answer. आपको लेंथ बता दिया है इसमें. लेंथ इज 1 किलोमीटर. आपको रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया 1 मिलीमीटर. आपको रेजिस्टिविटी बता दिया 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर. आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस R. सर हो गया. आंसर बता दो पूरब. सर 4.2 into 10 to the power minus 11 ओम. आंसर मैच नहीं कर रहा, रॉन्ग है आपका. लेंथ जो है आपको रेजिस्टिविटी ऐसा यूनिट में गिवन है तो लेंथ आपको मीटर में लेना होगा. रेजिस्टिविटी आप ले रहे हो ऐसा यूनिट में तो रेडियस आपको मिलीमीटर से मीटर में लेना होगा. तो आपको लेंथ 1000 मीटर, रेडियस 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, रेजिस्टिविटी 1.72 into 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. आप जानते हो कि R इक्वल्स टू रॉ L बाई A. आप इसको आराम से इन टर्म्स ऑफ रेडियस मॉडिफाई कर सकते हो. रॉ L बाई पाई R स्क्वायर. सर 5.47. 5.47 किसने बोला? सर हम ऋषभ शर्मा. ओके, योर आंसर इज करेक्ट. इसका आंसर आपको कैलकुलेट खुद करना है. आंसर आपका आना चाहिए 5.47 ओम. अगर 5.48 आता है तब भी चलेगा. ओके, 5.4 समथिंग आना चाहिए, कोई एक डिजिट. वो 48, 47, 45 एक्सेप्टेबल है. You just try to calculate it. And you also keep on marking attendance. आप attendance mark करो and after that you have to be ready for Menti quiz. Okay, after the first question, only 16 students have given the correct answer. Question था SI unit of resistivity is. तो ज्यादातर को confusion होना था क्योंकि ओम पर मीटर सोचते हैं स्टूडेंट, लेकिन हम लोगों ने derive किया था it is what? ओम मीटर. It is ohm meter. Now second question. After first question, leaderboard में top position में है फरदीन, fastest, and second one Shibhankar Das, third one Manindra Das, then Mehnaz, Sonam, Anamika, Ashmita, Sujoy, Kushal Saraugi भी दिखा, and Sibabrata. Next, second question. Second question on your mobile screen. Second question is going to appear. The question is, a wire is pulled to double its length. What will happen to its resistivity? आपको देखना है. 3 ऑप्शन है. Resistivity का क्या होगा? A wire is pulled to double its length. Its resistivity remains the same क्योंकि resistivity is the property of material. Resistance is the property of the conductor. जब तक material नहीं बदलेगा, resistivity कहाँ से बदलेगा? Resistivity will remain the same. Resistance बदलता है लेकिन resistivity नहीं बदलेगा. Resistivity is independent of the shape and size. Fardeen has given the correct answer. Sujoy
आशीष फरदीन फास्टेस्ट टॉप पोजीशन मेंटेन किए हुए है। नंबर 2 में सुजॉय, नंबर 3 शिभांकर दास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, which of the following is correct? You have to select the correct one. Three options are there. First one, resistance is directly proportional to the area of cross section. Then resistance decreases with the increase in temperature. Resistance depends on the nature of the material of the conductor. तो पहला दोनों ऑप्शन रॉन्ग था, थर्ड वन वाज करेक्ट and 17 students have given the correct answer. Let's check the leaderboard. सुजॉय ने रॉन्ग आंसर दे दिया है, फरदीन इज मेंटेनिंग द पोजीशन, शिभांकर दास ने करेक्ट दिया है, मेहनाज ने करेक्ट दिया है। बट टॉप 3 पोजीशन फरदीन, युवराज एंड अभिषेक, टॉप 3 पोजीशन। Next question is going to appear on your screen. Question number 4. Question number 4. Which of the following is correct according to Ohm's law? कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है आपको देखना है according to Ohm's law. And 18 students have given the correct answer. Let's check the leaderboard after 4th question. Fardeen is super fast today. पहला से 4th क्वेश्चन तक टॉप पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, सेकंड में शिभांकर दास एंड थर्ड में युवराज। Now, next one. Next question, question number 5. Last question of the day. Which of the following is a unit of electric potential? Which of the following is a unit of electric potential? Joule per coulomb, potential होता है work done per unit charge. Joule per coulomb is the answer. And now we'll get winner of today's class, today's quiz. और फरदीन ने correct answer दिया है, तो chances उसी का ज़्यादा है. And winner is Fardeen. Congratulations. Top 3 position में second Ashish and third one Sibabrata. Class is over for today. You can mark your attendance if you have not marked, and you can leave the class.